हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए हम अपनी उसी सीरीज को जिसमें हम लिटरेचर के क्वेश्चंस कर रहे थे अगेन उसको जारी करते हैं। तो लास्ट क्लास में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा क्वेश्चन था आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। क्वेश्चन बना था कि इट्स अ पोएम रिटन बाय, तो ऑब्वियसली द आंसर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हमने यहाँ पे आंसर क्या देखा था? इट वाज विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आंसर हमारा इस लाइन में जाएगा बेसिकली ए। यानी ए का मीन्स बच्चों क्या बनेगा? विलियम वर्ड्सवर्थ से। और लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? भाई बड़े ध्यान से देखेंगे इस वर्ड को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम देखें तो वर्जीनिया वुल्फ से जुड़ा है, बहुत ज्यादा टीएस इलियट से जुड़ा है। वर्जीनिया वुल्फ ने इसको बहुत ज्यादा फ्लॉरिश किया। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली है क्या? यहाँ पे एक कैरेक्टर बेसिकली अपने थॉट्स के थ्रू ही दूसरे कैरेक्टर्स को, एक्शन को या फिर पूरे के पूरे लाइक प्लॉट को एक नॉवेल के आगे बढ़ाता है। यानी अगर मैं कहूं इसमें सेंस ऑफ ब्यूटी जी नहीं, सेंस ऑफ गुड एंड बैड नहीं, अमलगमेशन ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो 100% ये आंसर हमारा सी बनेगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी। यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द अमलगमेशन ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। यानी यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है या फिर कैरेक्टर है उनके थॉट प्रोसेस में जो अदर कैरेक्टर्स के बारे में कहानी चलती रहती है, उनके पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट की, वही इसके प्लॉट को बनाती है। जैसे इसका हम सबसे बढ़िया एग्जांपल लें, मिसेस डेलोवे। सो मिसेस डेलोवे जबरदस्त वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, जो किस पे बेस्ड है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट यू मीन बाय स्टेंजा। स्टेंजा बेसिकली होता क्या है? गाइस आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कि अगर हम कभी स्टेंजा की बात करें तो स्टेंजा बेसिकली एक पोएम को डिवाइड करता है। यानी कि पूरी पोएम डिवाइड जो होती है वो स्टेंजास में होती है। तो ड्रामा का डिवीजन जी नहीं, हम स्टेंजा में कहेंगे। नॉवेल नहीं, स्टोरी नहीं, बल्कि डी जो लिखा है अ सब डिवीजन ऑफ पोएम। तो एक पोएम जो डिवाइड होती है वो स्टेंजाज में होती है ना। लिखा होता है कि भैया 32 स्टेंजाज में है, या 5 स्टेंजाज में, या 4 स्टेंजाज में। सो स्टेंजाज बेसिकली सब डिवीजन है किसके? पोएम। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है? एम्फेसिस ऑन वर्ड्स, एम्फेसिस ऑन सेंटेंस, लिटरेचर, या फिर नॉवेल। तो बच्चों नॉवेल, लिटरेचर, सेंटेंस की तो कोई बात नहीं, लेकिन एम्फेसिस आपका वर्ड्स पे जरूर होता है। और ये किसके थ्रू होता है? सिलेबल्स के थ्रू। जैसे आपने वर्ड देखा होगा डा डम। तो जब हम बोलते हैं डाडम को हम ऐसे बोलते हैं डा डम। यानी डा वाले पार्ट पे आप इसमें स्ट्रेस करते हैं, यही स्ट्रेस है। और आगे जब डम पे आते हैं तो आप स्ट्रेस को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये अनस्ट्रेस्ड, यानी कि स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड का एक कॉम्बिनेशन बन गया, जिसको हम कहते हैं डा डम या टिक टॉक। गेटिंग गाइस? तो यही हमारा स्ट्रेस होता है। तो एम्फेसिस ऑन द वर्ड्स इज कॉल्ड द स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच को शो कर रहा है। यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज सिनिक डकी। सिनिक डकी बेसिकली है क्या? तो गाइज मैं आपको बता दूं, सिनिक डकी का मीन्स होता है कि यहाँ पे पार्ट को होल से शो किया जाता है और होल को पार्ट से। यही ब्यूटी इसको सिनिक डकी बनाती है। तो देखो, शॉर्ट स्टेंजा पोएम, लॉन्ग नैरेटिव स्पीच, या फिर थ्योरी जी नहीं, ये डी बनेगा हमारा। अ फिगर ऑफ स्पीच स्टैंड्स फॉर होल थिंग। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो होल थिंग के लिए। भाई जैसे मैं कह दूं आपको कि ऑल द ब्रेन्स ऑल द ब्रेन्स ऑफ यूएसए couldn't solve द पजल। यानी कि पजल को सारे ब्रेन्स यूएसए के नहीं सॉल्व कर पाए। तो अब ब्रेन थोड़ी करेगा भाई, ब्रेन का मीन्स किससे है? लोगों से, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग के पास में ब्रेन होगा। तो यहां पे ब्रेन पूरे ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है गाइस। लेकिन हमने किससे दिखाया है? यानी पार्ट से हमने होल को शो कर दिया। तो क्या बन गया? सिनेक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द टर्म ट्रायोलॉजी रेफर्स। ट्रायोलॉजी बेसिकली क्या है? तो बिल्कुल सही है, ट्रायोलॉजी बेसिकली होता है गाइस ड्रामा में ऐसे 3 वर्ग जो मिला के एक साथ बना दिए गए। तो एक के बाद एक वो 3 वर्क होते हैं, उनको ट्रायोलॉजी में रखा जाता है। यानी कि सीरीज स्ट्रेंज ऑफ पोएम जी नहीं, सीरीज ऑफ पोएम्स जी नहीं, ट्रायंगुलर ड्रामा नहीं, अ सीरीज। ये जो लिखा है अ सीरीज ऑफ 3 ड्रामा,
जैसे आर के नारायण ने भी लिखा है, लाइक हम देखते हैं हमारे बेसिकली मुल्क राज आनंद ने भी लिखा है ना। अगर हम बात करें निसीम इजैकियल की, उन्होंने भी लिखा है ट्रायोलॉजी को, एंड अदर्स। तो ये बेसिकली 3 वर्क की 3 ड्रामास की एक सीरीज होती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रायोलॉजी। अब बच्चों टर्म आती है कि यूटोपिया बेसिकली है क्या, व्हाट इज द टर्म यूटोपिया? क्या ये हेटोपकिंग है, या फिर डे ड्रीमर है, या लोटस ईटर है, या फिर ये आइडियल स्टेट है विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल? तो 100% बच्चों ये जो डी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, यूटोपिया का कॉन्सेप्ट जिसका मीन्स है नो लैंड, लैंड ऑफ नोवेयर या नो लैंड एक्सेट्रा, अ किंगडम ऑफ नोवेयर, अ किंगडम ऑफ नोवेयर। बेसिकली यहाँ पे ये जो यूटोपिया वर्ड है, इसको शुरुआत किसने की? थॉमस मोर ने। थॉमस मोर कहते हैं कि भाई यूटोपिया होना चाहिए, यानी कि देयर मस्ट बी ए स्टेट और सोसाइटी दैट इज विद इक्वल सोशल ऑर्डर। लेकिन क्या बच्चों ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं, लिटरेचर के थ्रू अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यूटोपिया ऐसे ही एक इमेजिनरी सोसाइटी या फिर लैंड या स्टेट की बात कही गई है थॉमस मोर के थ्रू। और गाइस मैं अगर आपको बताऊं, इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है, वो है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया का मीन्स है कि ये फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जो सिटीज हैं, उन सिटीज की कंडीशन या सोसाइटी की कंडीशन कहते हैं कि डिस्टोपिया, डिस्टोपिया वन होगी। ठीक है जी, इसको डिस्टोपियन नॉवेल कहते हैं। ऐसे नॉवेल जो आने वाले समय में खतरनाक कंडीशन के ऊपर, यानी कि वर्सन कंडीशन के ऊपर बनाए गए हैं, एंटिसिपेट करते हुए, दैट वुड बी टेकन एज द डिस्टोपियन कंट्री, डिस्टोपियन नॉवेल्स। गेटिंग गाइस? अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं जैसे बच्चों द होम कमिंग अगर हम देखें तो वो भी इसका डिस्टोपिया नोवेल का। या फिर अगर हम बात करें द द वर्ल्ड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, डब्ल्यू जी वेल्स, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ट्रांसफॉर्मर, ये सारे के सारे क्या हैं जो पूरी तरह से डिस्टोपियन सोसाइटी पे बेस्ड है। व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी बेसिकली क्या है? ये टर्म है दैट स्टडीज द लिम्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के लिम्स को ये क्या करती है बच्चों? स्टडी करती है। बाकी इसमें से इंसेक्ट या होमोसेपियंस या फिर प्लांट्स की बात हम नहीं करेंगे। अब एक बात यहाँ पे दी गई, सन्स एंड लवर्स, बड़ा जबरदस्त वर्क है। इट इज रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, हार्डी, जोसेफ कॉनरेड। तो गाइस ये डी.एच. लॉरेंस है, बड़े खतरनाक राइटर थे, है ना। सेक्सुअल एक्टिविटी खूब लिखते थे। सन्स एंड लवर्स बेसिकली कैसा, एक ऐसा वर्क है जिसमें सन जो होता है वो मदर का लवर बन जाता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन यहाँ पे शो की गई है। यानी बच्चों गर्ट्रूड यहाँ पे मदर है जिसका अपने पति यानी वॉल्टर मॉरेल से झगड़ा हो जाता है ना। शी डज नॉट फाइंड एनीथिंग इन हस्बैंड दैट इज फनी, वर्दी, कुछ वर्थ उन्हें नहीं दिखाई देती। तो ये पति से एक तरह से अलग होके किससे, अपने बेटे से, यानी कि बड़ा बेटा इनका है सन जो है उसके लव में आ जाती है। तो यही लव की कंडीशन सन एंड मदर की, यानी कि सन्स एंड लवर्स, यानी कि मदर के लिए जो लवर्स है वो सन है। पहले बड़ा बेटा और उसके बाद में सेकंड एडमंड, ये दूसरा बेटा। तो इन दोनों की ही कहानी मदर के साथ लव की यहाँ पे शो की गई डी.एच. लॉरेंस के थ्रू। अ टेल ऑफ टू सिटीज, बेसिकली बच्चों ये टेल ऑफ टू सिटीज क्या है? ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। ये कैसा नॉवेल है? हिस्टोरिकल नॉवेल, जिसमें एक ट्रैवल की बात की गई है। कहां कहां पे? फ्रांस एंड लंदन के बीच, फ्रांस एंड यूके के बीच। ठीक है जी। यूके का कौन सा सिटी है? लंदन। और फ्रांस का कौन सा सिटी है? पेरिस। तो पेरिस एंड लंदन ये दो वो सिटीज हैं जिनकी यहां बात होती है, टेल ऑफ टू सिटीज। लॉरी करके यहाँ पे है ना, मेन कैरेक्टर जो है वो इसके बीच में ट्रेवल करता है। उसे एक लड़की मिलती है जिसके फादर को यहाँ पे क्या किया गया है, फ्रांस में 18 ईयर्स के लिए जेल में रखा गया था। तो ये बेसिकली किसने लिखा था? चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस हैज रिटन अ टेल ऑफ टू सिटीज डिस्क्राइबिंग द फ्रांस एंड यूके इन हिज हिस्टोरिकल नॉवेल्स। 355 को देखते हो। वी फाइंड सब्जेक्टिव एलिमेंट्स इन
अब देखो बच्चों, जब हम सब्जेक्टिव एलिमेंट की बात कहते हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव वहां पे नहीं है, और ऑब्जेक्टिव हमें कहाँ पे मिलता है, यानी कि विदाउट, यानी कि बाहर से जो कंटेंट मिलता है, वो कंटेंट्स मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, किसमें मिलता है, क्लासिकल्स में। और सब्जेक्टिव एलिमेंट यानी कि अंदर से आने वाले विदिन जो होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, रोमांटिसिज्म में। अब ध्यान से देखो, चाहे हम कीट्स की बात करें, शैली की, वर्ड्सवर्थ की, इन सबने ही सब्जेक्टिव एलिमेंट्स को लिखा है। यानी वो सॉलिटरी रिपर हो, या अगर जो लिरिकल बैलेट्स हो, और टू द वेस्ट विंड हो, या लामिया हो, कुछ भी हो, वे सारे के सारे जबरदस्त वर्क हैं जो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स पे बेस्ड हैं। 355 आंसर हमारा डी बनेगा। क्वेश्चन बना कि लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन, भाई मैं आपको बता दूं कि ये 1798 था, जिसमें लिरिकल बैलेट्स दैट लेड टुवर्ड्स द एडवेंट ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म को बेसिकली एडवेंट करने का सबसे बड़ा जो एक क्रेडिट जाता है वो लिरिकल बैलेट्स को जाता है। इट वॉज अ कंबाइंड वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। ये कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का बच्चों बड़ा जबरदस्त वर्क था, जिसमें टोटल 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 हमारे वर्ड्सवर्थ की थी और 4 हमारे कॉलरिज की थी। तो इसे ही हम लिरिकल बैलेट्स कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है, इफ दे बी टू, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ी अच्छी है। इफ दे बी टू, अगर वो दो हैं, दे आर टू, ये दो हैं, सो स्टिप ट्विन कंपासेस आर टू। भाई दो जो कंपास होती है घड़ी में, एक ये कंपास है, एक ये, अब ये ड्रिफ्ट होती हैं, एक दूसरे से दूर भी हटती हैं, ऐसे करके दूर हटती चली जाती, लेकिन रहती एक ही बेस पे है और फिर से आके मिलती है। दाई सोल द फिक्स्ड फुट, फिक्स्ड फुट यहाँ पे है, मेक नो शो टू मूव बट डॉट इफ द अदर डू, है ना, एक दूसरे से अलग होते हैं फिर से मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कंपास है बच्चों, वो किससे दिखाई गई है, दो लवर्स से, टू लवर्स को यहाँ पे इन कंपासेस से शो किया गया है। तो कंपास जो है लवर्स के लिए यहाँ पे कंसीट बनाया गया है। ये वर्क मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली अ वैलिडिक्शन है, अ वैलिडिक्शन। ये किसने लिखा है, हमारे जॉन डन ने। और आपको पता है कि जॉन डन जबरदस्त थे, हु यूज्ड द कंसीट्स इन हिज वर्क्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज न्यू क्लासिकल। बच्चों न्यू क्लासिकल का मीन्स है कि ऐसे क्लासिकल्स हु फॉलोड द क्लासिकल बट कुड नॉट फॉलो देम इन स्पिरिट, यानी कि वो सीरियस लिटरेचर नहीं लिख पाए। ठीक है जी, रेस्टोरेशन के जस्ट बाद का टाइम है, तो इसमें कौन आएंगे, हमारे अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने जो वर्क्स लिखे, लाइक हम बात करें उनके सटायर्स की, रेप ऑफ द लॉ, है ना, या अदर्स, डंसियड एटसेट्रा, जो भी हम देखे वो सारे के सारे हमारे कॉमेडी पे बेस्ड सेटायर्स हैं, मूक सेटायर्स हैं। तो इसीलिए उनको न्यू क्लासिक कहा गया, क्योंकि उन्होंने सीरियस लिटरेचर लिखी ही नहीं। 359 पे आते हैं, विच वन इज द गोल्डन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बच्चों ये 100% एलिजाबेथन है, क्योंकि एलिजाबेथन एज में अगर मैं कहूं आपको 1558 टू 1603, 1603 में डेथ हो जाती है क्वीन एलिजाबेथ की। तो here in this time we find great dramatists like बेन जॉनसन, हम बात करते हैं स्पेंसर की, हम बात करते हैं गाइस मार्लो की, और सबसे इंपॉर्टेंट शेक्सपियर की, है ना, यूनिवर्सिटी विट्स की, वो सारे यहां पे आते हैं। तो इसीलिए ये एज गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहलाती है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। बच्चों ये ट्रेजेडी लिखी गई थी गोरबोटक, है ना, बाकी इसमें वर्ड्स हैं, एकिलस है, इन्होंने ऑडिपस दिया या अदर्स हैं, लेकिन गोरबोटक जिसका नाम था फेरिक्स पॉरेक्स, फेरिक्स पॉरेक्स, शुरुआत में नाम ये था, बाद में इसको गोरबोटक कहा गया। ये फर्स्ट रियल ट्रेजेडी है, फर्स्ट रियल ट्रेजेडी इन इंग्लिश। और आपको मैं बता दूं, इट वाज रिटन बाय सैक्विल, सैक्विल प्लस नॉर्टन। तो नॉर्टन एंड सैक्विल ने ये इंग्लिश ट्रेजेडी, फर्स्ट रियल ट्रेजेडी लिखी। तो आंसर हमारा बी जाएगा। तो गाइज आज की क्लास में हम इतना ही वर्क करते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको लाइक करें, शेयर करें, बच्चों सब्सक्राइब करते रहें और इसको लर्न करते रहें।